नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7th की हिंदी। क्लास 7th की हिंदी में जैसे कि आप सभी को पता है, हम हिंदी व्याकरण का सेशन लेकर चले हैं और हिंदी व्याकरण में हम कारक जो आपका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है हिंदी व्याकरण का, इसको पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं। तो कारक के भेदों को हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पर हमने कारक के भेदों को आपको बताया है कि 6 भेद आपके कारक के होते हैं और तीसरे भेद को हम पढ़ रहे हैं करण कारक। अभी तक हम कर्ता कारक और कर्म कारक को पढ़ चुके हैं। तो दोनों आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। आप सभी ने अपनी कॉपी में नोट डाउन भी किया होगा। तो आज का सेशन भी हम शुरू करते हैं। इसी करण कारक को कंटिन्यू करेंगे अपने टॉपिक को। आप सभी रेडी हो जाइए अपने कॉपी पेन पेंसिल लेकर। हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और शुरू करते हैं आज का सेशन। तो जैसे कि हमने अपने पिछले सेशन में यहाँ पर जो कुछ हमारे कर्म कारक जो शब्द है उनको किस तरह से हम यूज करेंगे, कहाँ पर करेंगे यूज, कहाँ पर नहीं करेंगे, उसके लिए हमने यहाँ पर ध्यान में रखने योग्य कुछ बातें बताई थी आपको। और उसके बाद अपना तीसरा जो हमारा इसका पार्ट था, तीसरा जो इसका भेद है करण कारक, वो हमने शुरू किया था। हमने यहाँ पर कहा था कि जिस साधन या माध्यम से कर्ता क्रिया करता है उसे करण कारक कहा जाता है। यानी कि करण यानी कि साधन क्या है, काम करने का साधन क्या है, जिस साधन या माध्यम से क्रिया करने वाला व्यक्ति जो कर्ता होता है वो क्रिया को करता है, उसे हम करण कहते हैं। करण यानी कि एक कारण क्या है, साधन क्या है काम को करने का। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने एग्जाम्पल में लिखा है कि कमल पेन से लिखता है, हम चम्मच से खीर खाते हैं, लड़के फुटबॉल से खेल रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने बताया कि पेन से पत्र लिख रहा है, चम्मच से खीर खाते हैं, फुटबॉल से खेल रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने कहा था कि करण कारक जो विभक्ति होगी वो क्या है, से। करण कारक की विभक्ति क्या है, से। तो आप देख सकते हैं तीनों जो हमारे वाक्य है इसमें आपकी करण कारक की विभक्ति का प्रयोग हुआ है। जैसे कमल पत्र लिख रहा है, अगर मैं कहूं कि केवल क्रिया के बारे में बात करूं तो कमल पत्र लिख रहा है। लेकिन अगर आप प्रश्न करेंगे किससे लिख रहा है तो आपको उत्तर मिलेगा कि कलम से पत्र लिख रहा है। इसी तरह से अगर मैं केवल क्रिया की बात करूं कि हम खीर खाते हैं तो किससे खाते हैं, पर अगर हम प्रश्न करेंगे किससे तो हमें उत्तर मिलेगा चम्मच से खाते हैं। यानी कि हमें कारण मिलेगा, जो करण कारक है वो उसकी जो करण कारक हमें मिलेगा। और लड़के खेल रहे हैं, क्रिया की बात अगर कहूं तो लड़के खेल रहे हैं क्रिया है। लेकिन अगर मैं आपको उसका करण कारक बताऊं तो अगर प्रश्न करेंगे लड़के किससे खेल रहे हैं तो आपको उसका करण कारक मिलेगा कि लड़के फुटबॉल से खेल रहे हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर एग्जाम्पल आप लोग को बताए थे। और साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके दो और यहाँ पर विभक्तियां जो है और इसकी दो हमने बताई है, जैसे के साथ और के द्वारा। तो यहाँ पर एक और एग्जाम्पल हमने इसी की विभक्ति के आधार पर लिया था कि कमल ने चटनी के साथ समोसा खाया। तो कमल ने किसके साथ समोसा खाया, अगर मैं कहूं कि कमल ने किसके साथ समोसा खाया तो आपका जो करण कारक है वो आपको यहाँ पर मिलेगा चटनी के साथ। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने इस विभक्ति चिन्हों का प्रयोग इस तरह से किया है। और यहाँ पर जो वाक्य हमने दिए हैं उसमें जैसे कि कलम है, चम्मच है, फुटबॉल है और या ये जो साधन है इनके द्वारा क्रिया संपन्न हो रही है। कलम के द्वारा लिखा जा रहा है और आपका जो चम्मच है उसके द्वारा खीर खाई जा रही है और फुटबॉल के द्वारा खेला जा रहा है। जो भी क्रिया है वो
इन वाक्यों में इन साधनों के द्वारा संपन्न हो रही है। अगला देखिए, यहाँ पर करण कारक की जो विभक्ति चिन्ह है वो क्या है, से है। तो इसको पहचानने के लिए जो क्रियाएं हैं उनके साथ हम जब, जैसे हमने यहाँ पर बताया कि हम प्रश्न करेंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा। जैसे एक और यहाँ पर एग्जाम्पल मैं इसका आपको बताऊंगी। मुझे, ये जो हमारा एग्जाम्पल है इसका, मुझे मोबाइल फोन द्वारा या के द्वारा, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, मुझे मोबाइल फोन के द्वारा, ठीक है, के द्वारा सूचित करना, मुझे मोबाइल फोन के द्वारा सूचित करना। तो द्वारा या फिर के द्वारा, इस तरह ये यहाँ पर आपके द्वारा जो आपकी विभक्ति है इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। तो अभी तक हमने 3 आपकी विभक्तियां पढ़ ली है, कर्ता कारक की विभक्ति, कर्म कारक की विभक्ति और करण कारक की विभक्ति। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर जाएंगे जो है हमारा संप्रदान कारक। संप्रदान कारक नंबर 4 है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक, तो संप्रदान कारक में क्या होगा, संप्रदान कारक में जैसे हमने कहा कर्ता कारक में जो विभक्ति है वो क्या है, सबकी विभक्ति आपने याद करनी है। कर्ता कारक की विभक्ति है ने, कर्म कारक की विभक्ति है को, करण कारक की विभक्ति है से या के द्वारा या के साथ, और संप्रदान कारक की विभक्ति आपकी है या परसर्ग आपके हैं को या फिर के लिए, को या के लिए। तो ये आप याद करेंगे कि इसकी विभक्ति जो है उसको आप याद करेंगे। देखिए यहां पर हमने कहा संप्रदान कारक, तो जिससे कुछ दिया जाए या जिसके लिए कुछ काम किया जाए वह संज्ञा या सर्वनाम संप्रदान कारक या संप्रदान कारक कहलाता है। तो संप्रदान कारक के लिए देखिए यहाँ पे हमने कहा जिसे कुछ दिया जाए या जिसके लिए कोई कार्य किया जाए वह संज्ञा या सर्वनाम संप्रदान कारक कहलाता है। तो संप्रदान कारक के लिए जो परसर्ग होता है वो यहाँ पर लिख दिया गया है, को और के। इसको सबसे पहले हम लिख लेते हैं, जिसे कुछ दिया जाए या जिसके लिए कोई कार्य किया जाए वह संज्ञा सर्वनाम, वह संज्ञा सर्वनाम संप्रदान कारक कहलाता है। संप्रदान कारक कहलाता है। और परसर्ग हमने लिखा ही हुआ है कि कौन से परसर्ग का यहाँ पर
प्रयोग होता है। तो एग्जाम्पल में हम देखेंगे, जैसे विमला पिताजी के लिए फल लाई। विमला पिताजी के लिए फल लाई। पिताजी आयुष के लिए किताब लाए। पिताजी आयुष के लिए किताब लाए। तो हमने यहाँ पर क्या कहा था, जब किसी को कुछ दिया जाए या जिसके लिए कोई कार्य किया जाए, ठीक है, वह संज्ञा या सर्वनाम संप्रदान कारक कहलाता है। वह संज्ञा या सर्वनाम संप्रदान कारक कहलाता है। पिताजी आयुष के लिए किताब लाए, ठीक है, और विमला पिताजी के लिए फल लाई। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जब आप वाक्य लिख रहे हैं तो संप्रदान कारक को जब आप पहचानेंगे, किस तरह से पहचानेंगे आप संप्रदान कारक को, आप प्रश्न करेंगे कि किसके लिए, ठीक है, किसके लिए या किसको। देखिए सारे प्रश्न अलग अलग हैं, आप देख सकते हैं सारे प्रश्न जो है अलग अलग हैं। तो यहाँ पर आप प्रश्न करेंगे किसके लिए। विमला किसके लिए फल ले आई, तो विमला पिताजी के लिए फल ले आई, ठीक है, किसके लिए फल ले आई, पिताजी के लिए फल ले आई। बिल्कुल अगला सेंटेंस, अगला वाक्य आप देखेंगे, पिताजी किसके लिए किताब लाए। तो आप उत्तर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको संप्रदान कारक यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो वो संप्रदान कारक है पिताजी आयुष के लिए किताब लाए, ठीक है, पिताजी आयुष के लिए किताब लाए। इसी तरह से आप यहाँ पर इन वाक्यों में क्या देख रहे हैं, पिताजी के लिए, आयुष के लिए। तो ये जो शब्द है ये संप्रदान कारक है। ये क्या है, संप्रदान कारक है। पूरा आप इसको एक साथ पढ़ेंगे, पिताजी के लिए, आयुष के लिए। तो ये पूरा आपका संप्रदान कारक है। और जिसको कुछ दिया जाए या जिसके लिए क्रिया की जाए उसे संप्रदान कारक कहेंगे। और संप्रदान कारक का जो विभक्ति चिन्ह होगा वो यहाँ पर क्या होगा, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं को और के लिए होगा। तो अब हम यहाँ पर एक और यहाँ एग्जाम्पल इसका देखेंगे, को वाला। हमने को वाला एग्जाम्पल इसका नहीं देखा था। पिताजी ने अंजलि को मिठाई दी। पिताजी ने अंजलि को मिठाई दी। तो हमने यहाँ पर कहा इसके जो संप्रदान कारक है वो क्या है, को और के लिए। तो जो ये नंबर 3 हमारा यहाँ पर है, पिताजी ने अंजलि को मिठाई दी। तो हमने सेम यहाँ पर कहा है कि प्रश्न आप करेंगे किसके लिए या किसको। तो आपका उत्तर आपको मिल जाएगा, पिताजी ने किसको मिठाई दी, तो पिताजी ने अंजलि को मिठाई दी। तो ये पूरा शब्द जो है आपका संप्रदान कारक है। जिसके लिए हम कुछ काम करते हैं या जिसको हम कुछ वस्तु देते हैं उसमें आपको जो
उसके लिए जो आप शब्द प्रयोग करते हैं तो वो क्या होता है, आपका संप्रदान कारक होता है। ठीक है, तो इसमें एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण विशेष जो चीज है वो आपको यहाँ पर जाननी है कि जो विभक्ति चिन्ह होते हैं या जो जैसे को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग कर्म और संप्रदान कारक दोनों में होता है। आपने यहाँ पर देखा सबसे पहले कि हमने कौन से संप्रदान कारक में हमने को थी, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। कौन से वाले में हमने को की विभक्ति लगाई थी, किसका विभक्ति चिन्ह को है, जो कर्म कारक है आपका उसमें भी विभक्ति चिन्ह को का प्रयोग किया जाता है। आपने देखा है कि उसका विभक्ति चिन्ह को है। ठीक है, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे कि कौन सा को है और कहां पर यूज करना है। तो देखिए आपने कर्म कारक में क्या कहा था, कर्म कारक को आपने किस तरह से समझा था कि जब वाक्य में क्रिया का फल कर्ता पर ना पड़कर किसी अन्य पर पड़ता है। जैसे हमने कहा राम ने रावण को मारा, और यहाँ पर हमने कहा कि पढ़ना और मारना जो यहाँ पर क्रियाएं हैं, जैसे कमल पुस्तक को पढ़ता है, तो इन दोनों के व्यापार का जो फल है यानी कि इन दोनों का जो प्रभाव है वो किस पर पड़ रहा है, वो क्रमशः पुस्तक और रावण पर पड़ता है। और ये दोनों क्या है, पुस्तक और रावण, ये कर्म कारक है। यहाँ पर जैसे कमल पुस्तक पढ़ता है, हमने कमल को नहीं लेकर आए यहाँ पे कर्ता की कोई कर्ता का कोई यहाँ पर महत्व नहीं है, यहाँ पर कर्म का महत्व है। इसी तरह से राम ने रावण को मारा, तो राम का यहाँ पर ज्यादा महत्व नहीं है, यहाँ पर रावण को मारा तो रावण का यहाँ पर ज्यादा महत्व है। तो यानी कि कर्म कारक है, जो कर्म किया है उसकी महत्ता ज्यादा है, कर्ता की महत्ता कम है, यानी कि यहाँ पर कर्म जो है वो प्रधान स्थिति में आपका है। तो आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे कि यहाँ पर भी आपकी को विभक्ति है और वहां पर भी को विभक्ति है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर कर्म कारक को समझा था। और करण कारक में यहाँ पर क्या होता है कि संप्रदान कारक में जो को होता है वो वस्तु को देने या उपकार करने का भाव मुख्य होता है। देखिए वहां पर कर्म करने का भाव होता है। आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे बच्चे, दोनों जगह को शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, और इसमें आप कंफ्यूज इसलिए नहीं होंगे क्योंकि जो पहला वाला जो आपका को है यानी कि कर्म कारक में जो को की विभक्ति लगी हुई है उसमें आपको केवल ये देखना है कि कर्म क्या हो रहा है, आपको कर्म को प्रधान बताना है, तो इसीलिए आपको को लगाया गया है। यहाँ पर आप बिल्कुल भी ये नहीं देखेंगे, यहाँ पर आप सबसे पहले देखेंगे कि वस्तु को दिया जा रहा है यानी कि उपकार का भाव यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, किस चीज का भाव आ रहा है, उपकार का भाव आ रहा है। जैसे पिताजी ने अंजलि को मिठाई दी, यहाँ पर पिताजी ने कोई ऐसा नहीं बताया जा रहा है कि पिताजी ने कोई काम किया है। ठीक है, कर्म नहीं दिखाया जा रहा है, यहाँ पर पिताजी का काम नहीं दिखाया जा रहा है, केवल उपकार दिखाया जा रहा है, प्रेम दिखाया जा रहा है कि पिताजी ने अंजलि को मिठाई दी। ठीक है, तो इस तरह से जैसे हम कहेंगे, एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मैं इसका यहाँ पर आपको देती हूँ जिससे आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। जैसे राकेश ने रोहन को बुलाया, राकेश ने रोहन को बुलाया। एक और, राकेश ने रोहन को पुस्तक दी। राकेश ने रोहन को बुलाया, राकेश ने रोहन को पुस्तक दी। अब आप देख सकते हैं दोनों में ही आपका जो परसर्ग है वो क्या है, यहाँ पर दोनों जो हमने वाक्य लिखे हैं इसमें परसर्ग क्या है, इसमें परसर्ग है को। ठीक है, राकेश ने रोहन को बुलाया और राकेश ने रोहन को पुस्तक दी। तो क्या अंतर है दोनों में,
कैसे डिफाइन करेंगे आप दोनों को? देखिए, राकेश ने रोहन को बुलाया, तो ये कैसा है आपका? कर्म कारक है। ये जो आपका को है, ये आपका कर्म कारक की तरह प्रयोग हुआ है। राकेश ने किसको बुलाया? राकेश ने रोहन को बुलाया। तो आप देखिए, राकेश ने कर्म किया है, तो ये आपका कर्म कारक है। क्या है? ये आपका कर्म कारक है। लेकिन आप दूसरा देख सकते हैं, राकेश ने रोहन को पुस्तक दी। तो हमने इसमें कहा कि यहाँ पर जो आपका, जहां आपको लगता है कि किसी वस्तु को देने का या उपकार का भाव आता है, तो साफ स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं, राकेश ने रोहन को पुस्तक दी, तो एक उपकार का भाव आ रहा है कि चाहे राकेश ने रोहन को पुस्तक दी है, या चाहे पानी दिया है, चाहे फल दिया है, चाहे खाना दिया है, तो एक तरह से उपकार का भाव यहाँ पर आ रहा है। तो आप ये स्पष्ट रूप से कह सकते हैं, ये संप्रदान कारक है। कैसा कारक है? संप्रदान कारक है। ठीक है, संप्रदान कारक है। और संप्रदान कारक में क्या है? देने का भाव है। संप्रदान कारक में क्या है? देने का भाव है। हमने शुरुआत में ही संप्रदान कारक की जब परिभाषा यहाँ पर लिखी है, तो उसमें सबसे पहले यही लिखा है कि जब किसी को कुछ वस्तु को दिया जाता है, ठीक है, या किसी के लिए किसी काम को किया जाता है, तो वहां पर आपका संप्रदान कारक होता है। तो राकेश ने रोहन को बुलाया, तो ये कर्म है, कर्म किया उसने, तो जो ये वाला आपका को है, ये आपका कर्म कारक है। और यहाँ पर राकेश ने रोहन को पुस्तक दी, तो ये आपका संप्रदान कारक है। तो आप ऐसे कंफ्यूज नहीं होंगे, आप पहले इस वाक्य को पढ़ेंगे, जहां पर आपको वाक्य दिए रहेंगे इस तरह के, और आपको छांटना होगा कि इसमें कारक क्या है। तो क्योंकि को है, तो आप कभी भी कंफ्यूज हो सकते हैं, दोनों में ही को है, तो वाक्य को ढंग से पढ़ना है, समझना है, देखना है कि यहाँ पर कौन सा भाव आ रहा है। अगर आपको लगता है कर्म का भाव आ रहा है, कर्म यहाँ पर हो रहा है, तो आप कर्म कारक बताएंगे। और अगर आपको लगता है कुछ देने लेने की बात हो रही है, कुछ उपकार का बात आ रही है, देने का भाव यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर आपका संप्रदान कारक होगा। तो ये हमने बहुत अच्छे से यहाँ पर आपको क्लियर कर दिया है संप्रदान कारक को। ठीक है, इसी तरह से अब हम आगे बढ़ेंगे नंबर 4 की तरफ। 4 चीजें हमारी क्लियर हो गई हैं। क्या क्या क्लियर हो गई है? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक और संप्रदान कारक। नंबर 5 की तरफ हम जाएंगे, अपादान कारक। नंबर 5, अपादान कारक। क्या होता है अपादान कारक? ठीक है, और सबसे पहले परसर्ग। आशा करती हूँ कि आपने याद जरूर किए होंगे। बच्चे कोशिश कीजिए याद करने की। अपादान से क्या है इसका आपका परसर्ग या विभक्ति चिन्ह क्या है? से। ठीक है, अपादान का विभक्ति चिन्ह है से। तो अपादान में क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से हमें पृथकता, दूरी या तुलना, किसी चीज, जब हम किसी वाक्य को पढ़ रहे हैं तो वहां पर हमें लग रहा है कि यहाँ पर किसी चीज के अलग होने की बात की जा रही है, या दोनों चीजों के बीच की दूरी की बात की गई है, या दोनों चीजों में तुलना की गई है, तो वहां पर आपका अपादान कारक होगा। ठीक है, और विभक्ति चिन्ह आप देख सकते हैं से। विभक्ति चिन्ह क्या है? से। तो इसको पहले लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसको समझेंगे। संज्ञा या सर्वनाम के, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से पृथकता यानी कि अलग होना, ठीक है, किसी चीज से अलग होना, और दूरी, दूरी और तुलना, दोनों के बीच की तुलना।
आदि का बोध होता है, आदि का बोध होता है, उसे अपादान कारक कहते हैं, उसे अपादान कारक कहते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर देखा कि एग्जाम्पल ध्यानपूर्वक समझिएगा, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। हमने कहा पृथकता, दूरी या तुलना। तो देखिए पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से पत्तों के पृथक होने की बात की गई है, पेड़ से पत्तों के अलग होने की बात की है, पेड़ से पत्तों के गिरने की बात की है। तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जहां पर आप इस तरह से प्रश्न करेंगे कहां से, तो यहाँ पर आपको उत्तर मिलेगा पत्ते कहां से गिरते हैं। तो पत्ते किससे गिरते हैं? पेड़ से गिरते हैं। तो यहाँ पर आपने कहा जिस संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, पेड़ से, तो पेड़ क्या है आपका? संज्ञा है, ठीक है। तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं, और से आपका क्या है यहाँ पर? विभक्ति चिन्ह है या परसर्ग है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेंगे, बच्चा साइकिल से गिर पड़ा, बच्चा साइकिल से गिर पड़ा। तो यहाँ पर फिर से आप देख रहे हैं कि अलग होने की बात की है, किसी चीज से पृथक होने की बात की है या दूरी की बात की है। तो बच्चा साइकिल से गिर पड़ा। तो आप फिर से उत्तर प्रश्न यहाँ पर करेंगे कि बच्चा किससे गिर पड़ा। आप प्रश्न करेंगे बच्चा किससे गिर पड़ा, तो आपको यहाँ पर उत्तर मिलेगा साइकिल से गिर पड़ा, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं अपादान कारक को। तो अपादान कारक की विभक्ति आपको पता है से है, और अपादान कारक को पहचानने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? प्रश्न करना पड़ता है कहां से, ठीक है। और जो हम उत्तर हमें प्राप्त होगा वो हमारा अपादान कारक होगा। जैसे पिछले वाले में पत्ते गिरते हैं, लेकिन पत्ते कहां से गिरते हैं? पेड़ से गिरते हैं, तो ये आपका अपादान कारक है। नेक्स्ट, बच्चा साइकिल से गिर पड़ा, तो बच्चा कहां से गिर पड़ा? हम कहेंगे बच्चा साइकिल से गिर पड़ा, तो ये शब्द जो है वो आपका क्या है? अपादान कारक है। तो इस तरह से यहाँ पर पेड़ का पत्तों का पेड़ से अलग होना और बच्चे का साइकिल से अलग होना दिखाया गया है इन दो वाक्यों में। अब देखिए यहाँ पर भी कुछ विशेष बातें हैं जो आपने ध्यान रखनी है, कुछ विशेष बातें। तो क्या विशेष है अपादान के बारे में? सभी चीजों के बारे में छोटी छोटी चीजें हैं, विशेष है जो आपने याद रखनी है, जिस विशेषता के कारण आप उसको बाकियों से अलग मानते हैं, बाकियों से अलग कर पाते हैं। तो यहाँ पर हमने कहा कि जो करण कारक है और अपादान कारक है, दोनों का जो विभक्ति है वो क्या है? से है। जैसे हमने क्या कहा था यहाँ पर करण कारक में? हमने यहाँ पर बताया था कि जिस साधन से कर्ता काम को करता है, जिस साधन से कर्ता काम को करता है उसे करण कारक कहा जाता है। और करण कारक की विभक्ति हमने क्या बताई थी? से बताई थी। और इसमें भी आपकी जो विभक्ति है वो क्या है? से है। लेकिन आप देख सकते हैं जैसे हमने कहा कि बच्चा
पेन से लिखता है। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे इस बात का कि करण कारक में जो हमने विभक्ति लगाई है, जो हमने से विभक्ति लगाई है, वो क्या है, वो किस चीज को प्रदर्शित कर रही है, किस चीज को दिखा रही है? वो ध्यान लगाइए बच्चे, अभी अभी हमने पढ़ा है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि किस चीज को दिखा रही है जो विभक्ति है। तो ये जो विभक्ति है ये आपके साधन को दिखा रही है, यानी कि आपका साधन के बारे में आपको बता रही है कि जो आपका साधन है वो क्या है। जैसे हमने कहा कमल पत्र लिख रहा है, कमल किससे पत्र लिख रहा है? कमल पेन से पत्र लिख रहा है। तो इसमें क्या है, अपादान कारक में अलग होने की बात की गई है। यहाँ पर दो चीजें हमने बताई कि पहले वाले में जो से है वो क्या है, साधन को दिखा रहा है, और दूसरे वाले को का जो से है वो अलग होने की बात कर रहा है। ठीक है, इस तरह से दोनों में आप देख सकते हैं से की विभक्ति है, लेकिन दोनों का अर्थ जो है अलग अलग है। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे आप, हमने अभी जितना भी पढ़ा है इसको रिवाइज जरूर करेंगे घर पर एक बार। तो बच्चे आज हमने जो कारक चिन्ह पढ़े हैं उसमें हमने लगभग जो 5 हमारे इसके भेद हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आपने यहाँ पर संप्रदान, अपादान और ये सारी चीजें आज के सेशन में पढ़ी, तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इन सभी में कुछ विशेषताएं हैं जो आपने याद रखनी है ताकि आप इन सभी में डिफरेंशिएट कर सके, इन सभी में कंफ्यूज ना हो और इनको समझ सके, और जहां पर आपको लगता है कि पूछा गया है आपसे प्रश्न तो आप आसानी से बता सके। इसके जो शेष भाग है, बाकी के जो 3 भेद हैं, अधिकरण, संबंध, वो हम अपने नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।